नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका भोर की बात में। अगले आधे घंटे तक मैं आपसे जुड़ा हुआ हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी मुझसे जुड़ चुके होंगे। शनिवार है और इंतज़ार है लोगों को रविवार का। रविवार, जी हाँ, वर्ल्ड कप क्रिकेट 2023 का सबसे बड़ा मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। 2003 की कहानी दोहराई जाएगी या भारत इस बार इतिहास बदल देगा। 2003 का बदला नरेंद्र दामोदर दास मोदी स्टेडियम में भारत ऑस्ट्रेलिया से ले लेगा। क्या होगा, कौन खेलेगा, भारतीय टीम 11 में आर अश्विन को शामिल किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इन सब बातों पर हम डिस्कस करेंगे। उसके पहले एक दो छोटी छोटी खबरें हैं, मैं सोचता हूं कि आपके साथ जो है उसको शेयर कर लूं। तो पहली खबर तो ये है कि योगी जी ने कल, हमारे मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा की एक्सप्रेस वे वगैरह की और तैयारियों की, छठ पूजा की तैयारियों की। तो दो बातें उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण कही। पहली बात तो उन्होंने कहा कि आगरा एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए एक तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर का लिंक एक्सप्रेसवे बनाया जाए। और दूसरी बात जो उन्होंने कही कि जो हमारा शहीद पथ है, इस समय लखनऊ की लाइफलाइन बन चुकी है, उस शहीद पथ को जो है पूरा सीसीटीवी कैमरों से लैस किया जाए। तो दो ये इम्पोर्टेंट उन्होंने बातें कहीं। अब देखिए इस पर अमल कब तक होता है, लेकिन मैं थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूँगा इसके बारे में, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से जोड़ने के बारे में। तो ये एक बड़ा ज़रूरी काम है। ठीक उसी तरह जिस तरह से कि बक्सर से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाली बात हो रही है और गोरखपुर और बलिया से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाली बात हो रही है। पूर्वांचल से लखनऊ एक्सप्रेसवे को जोड़ना इसलिए ज़रूरी है, एक सेपरेट मार्ग बनाना इसलिए ज़रूरी है कि आप नोएडा से या दिल्ली से जब चलते हैं और यमुना एक्सप्रेसवे पे चढ़ जाते हैं, यमुना एक्सप्रेसवे के बाद आपको जो है लखनऊ एक्सप्रेसवे, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे आते हैं, तो उसमें आपको आगरा शहर से होकर नहीं जाना पड़ता, आप बाहर बाहर ही निकल आते हो और उसके बाद आप लखनऊ पहुंच जाते हो टाइम से। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ आपको जो है बंदरिया आलमबाग चौराहे पे आना पड़ता है और आलमबाग चौराहे से आपको पूरा लखनऊ क्रॉस करके, चाहे आप लखनऊ शहर के अंदर से आएँ या शहीद पथ से होके आएँ, जैसे भी आप आना चाहें, लेकिन आपको लखनऊ शहर में आना है, ट्रैफिक का सामना करना है। और उसके बाद जो है तब आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे, जब आप सुल्तानपुर हाईवे पे जाएंगे, वाराणसी सुल्तानपुर हाईवे जो है लखनऊ वाराणसी सुल्तानपुर, उस पर 20 किलोमीटर, तकरीबन 15-20 से 20 किलोमीटर चलेंगे, उसके बाद आके बाएं हाथ पे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आता है। तो कुल मिलाकर जो लोग नोएडा या दिल्ली से यमुना एक्सप्रेसवे, लखनऊ एक्सप्रेसवे और वाया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बिहार जा रहे हैं, या सपोज करिए कि कल को अगर कनेक्ट हो जाता है बलिया से भी लिंक एक्सप्रेसवे, तो बलिया जा रहे हैं, तो उनको 1 घंटा बर्बाद करना पड़ता है लखनऊ शहर में। भाई अगर जाम में फंस गए तो ज़्यादा भी बर्बाद हो सकता है। तो ये एक सही तरीका है, एक सही सोच है हमारे मुख्यमंत्री की, योगी आदित्यनाथ जी की। और इसके बन जाने से आप 60 किलोमीटर का पैच जो है वो 30 से 40 मिनट में आप आराम से तय करके सीधे पूर्वांचल से आप कनेक्ट हो जाएंगे। आपको शहर में आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और शहर में भी ट्रैफिक का बोझ थोड़ा कम होगा। तो एक उत्तम फैसला मेरे हिसाब से, क्योंकि आजकल तो मैं रोड से ही ट्रैवल कर रहा हूँ। साथ ही साथ एक दो गुजारिश मैं ये भी करना चाहूँगा अपने मुख्यमंत्री जी से कि यूपीडा से उनको ये इंस्ट्रक्शन जारी किए जाएं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे जो यात्री सुविधाएं हैं उनकी बड़ी कमी है अभी तक। इस नवंबर में मुझे लगता है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को चालू हुए 4 साल से ऊपर हो गए। तो इन 4 सालों में अगर डेवलपमेंट की बात की जाए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे, तो महज पेट्रोल पंप मुझे देखने को मिले कि दोनों तरफ जो है पेट्रोल पंप खुल गए हैं। चाय कॉफ़ी के ढाबे के बारे में एक बार मैंने खबर बनाई थी, तो चाय कॉफ़ी के ढाबे भी खुल गए हैं। लेकिन उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इन चाय कॉफ़ी के जो यूपीडा के आउटलेट खुले हुए हैं, प्राइवेट नहीं है वो, यूपीडा के द्वारा संचालित हो रहे हैं, इनमें चाय की जो क्वालिटी है वो बहुत घटिया है।
खाने के सामान भी जो है वो अच्छी क्वालिटी के नहीं मिलते हैं। चिप्स वगैरह बच्चों के खाने के जो हैं, और जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने के, अब तो खैर ठंड आ गई, लेकिन अभी मैंने देखा था तो वो अच्छी कंपनियों के नहीं हैं, ब्रांडेड कंपनियों के नहीं हैं। मैंने पूछा भी था उससे कि भाई तुम पैसे उतने ही ले रहे हो जितने कि ब्रांडेड कंपनियों के, अच्छी कंपनियों के बिकते हैं, तो आप ये ऐसी कंपनियों को माल क्यों रखा है आपने जिसका कोई नाम भी नहीं जानता। तो उसने कहा कि साहब यहाँ तो यही मिलता है। और चाय पिया था मैंने, चाय भी अच्छी नहीं थी। तो कुछ ऐसा करें, मुझे लगता है यूपीडा वाले, कि जो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे नए ढाबे खुलें, चाय के नए नए दुकानें खुलें। इसके अलावा अगर आपकी गाड़ी ख़राब हो जाती है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे, तो कहीं आपको कोई सुविधा नहीं है, टायर पंचर हो गया या कोई बात हो गई, आपके पास स्टेपनी नहीं है, तो कोई टायर में हवा भरने वाला नहीं है, टायर पंचर बनाने वाला नहीं है। तो जाइए ज़रूर आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से बिहार या बलिया कहीं भी जाना हो, लेकिन ध्यान रखिए कि गाड़ी आपकी ठीक ठाक हो। पेट्रोल तो पहले पेट्रोल भी नहीं मिलता था, लेकिन अब तो पेट्रोल मिल जाएगा, लेकिन बाकी चीज़ों का ध्यान आपको खुद रखना है। तो मुझे लगता है कि इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये एक चीफ मिनिस्टर साहब का उद्घाटन था, मतलब वो इनिशिएटिव था। दूसरा एक हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है कल मिले हैं, पत्रकारों से मिले हैं, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे उन्होंने मीटिंग की है, मतलब ऐसे औपचारिक मुलाकात की है। तो उसमें उन्होंने कंसर्न जाहिर किया है, चिंता जाहिर की है डीप फेक आई को लेकर, डीप फेक को लेकर, डीप फेक वीडियो को लेकर। उसमें आपने देखा होगा कि किस तरह से रश्मिका मंदाना का एक डीप फेक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। उसके बाद अभी कल बता रहे हैं कि काजोल का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक महिला कपड़े बदल रही है, उस महिला का चेहरा बदल के काजोल का चेहरा लगा दिया गया। बाद में पता चला कि वो कोई दूसरी महिला का डीप फेक वीडियो है। तो निहायत ही ये मतलब ख़तरनाक है, बहुत चिंता करने वाला है। और इसलिए जो है मुझे लगता है कि इस पे कोई न कोई अंकुश ज़रूर होना चाहिए, इसके बारे में जागरूकता होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जो हम लोग सोशल मीडिया पे तमाम तरह की वीडियोस डालते हैं, तो वो वीडियोस भी जो है नहीं होने चाहिए। कम कोशिश करें कि आप लोग वीडियोस कम डालें। तो ये थे। और तीसरी खबर जो है वो समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई है। समाजवादी पार्टी लगता है कि अब गठबंधन के धर्म से थोड़ा सा छिटक रही है। मध्य प्रदेश में जो कुछ हुआ उसके बाद से जिस तरह से बयानबाजी हुई कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में, उसको लेकर अब एक नया फैसला समाजवादी पार्टी ने किया है। और वो फैसला ये है कि समाजवादी पार्टी ने इंडिया गठबंधन के उस फैसले से अलग होने की राह चुनी है, जिस फैसले में ये कहा गया था कि इंडिया गठबंधन दल के जो प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय या कोई भी, वो कुछ जो सर्टेन्स चैनल हैं या सर्टेन चैनल्स के एंकर्स हैं उनके डिबेट में नहीं जाएंगे, या उनके प्रोग्राम में नहीं जाएंगे, या उनको इंटरव्यू नहीं देंगे, उनको बाइट नहीं देंगे। लेकिन कल जो सूचना आई है उसके मुताबिक समाजवादी पार्टी ने अपने प्रवक्ताओं से कह दिया है कि भाई आप जो है आप किसी भी एंकर के शो में जा सकते हैं, किसी भी डिबेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मसलन जैसे चित्रा त्रिपाठी को बैन किया है इंडिया गठबंधन ने, या सुदीप चौधरी को बैन किया है, तो इनके प्रोग्राम में पहले कोई नहीं जाता था, लेकिन अब समाजवादी पार्टी के एंकर भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकेंगे। तो एक तरह से गठबंधन के धर्म से जो है, धर्म का पालन छोड़ दिया है समाजवादी पार्टी ने। अब वो जो है अपने हिसाब से अपनी रणनीति तय कर रही है। जाहिर सी बात है उसकी नज़रें जो है लोकसभा चुनाव 2024 पर हैं, और वो चाहती है कि उसकी बातों को, उसके विचार को, उसके थॉट्स को, उसकी विचारधारा को, उसकी नीतियों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार मिले, ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार मिले। तो इसी वजह से उसको लगता है कि जो पॉपुलर प्रोग्राम्स हैं ये एंकर्स के, चाहे वो चित्रा त्रिपाठी का दंगल हो या सुधीर चौधरी का ब्लैक एंड वाइट हो या कोई भी प्रोग्राम हो, तो उसमें जो है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी शिरकत करेंगे। तो इस तरह से गठबंधन से हट के ये फैसला है। तो गठबंधन के लिए तो ये सुखद संकेत नहीं है। अब आगे आगे देखिए गठबंधन में क्या क्या होता है। नीतीश कुमार जी ने कहा था कि कांग्रेस जो सबसे बड़ी पार्टी है इस गठबंधन की, वो चुनाव में बिजी है। तो एक चुनाव का फेज़ ख़त्म हो गया। कल मध्य प्रदेश में चुनाव संपन्न हो गया, जिसमें ऑलमोस्ट 75% से ज़्यादा वोट पड़े हैं, और छत्तीसगढ़ में भी करीब 70% से ज़्यादा वोट पड़े हैं।
तो ये एक अच्छा टर्नआउट है और संकेत भी है कि जो कुछ होगा प्लस माइनस वो ज़ोरदार तरीके से होगा। तो अब सबकी नज़रें जो हैं वो 3 दिसंबर पे हैं। 3 दिसंबर को जो है चुनावी नतीजे घोषित किए जाएंगे और तब तक अब राजस्थान का चुनाव बचा है, 25 नवंबर को वहाँ मतदान होना है। तो सारी पार्टियों का फोकस जो है अब राजस्थान पे रहेगा। तो ये 2-3 छोटी छोटी खबरें थी। अब महत्वपूर्ण खबर पे आते हैं जिसकी चर्चा मैंने शुरू में की थी, और वो था कि अश्विन भारतीय क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंच गई है। ऑस्ट्रेलिया से उसका मुकाबला है और ऑस्ट्रेलिया उसको 2003 में हरा चुका है फाइनल में ही, जिसमें सौरभ गांगुली कप्तान हुआ करते थे। तो इस बार क्या भारत अपना बदला ले सकेगा, तीसरी बार चैंपियन बनेगा, या फिर ऑस्ट्रेलिया भारत को हरा के छठी बार चैंपियन बनेगा? तो बहुत सारी उम्मीदें हैं भारतीय क्रिकेट टीम से, और भारतीय क्रिकेट टीम का परफॉर्मेंस जो अब तक रहा है उससे लगता नहीं कि इस बार ऑस्ट्रेलिया इतनी आसानी से कप पे कब्जा जमा लेगा। और सारे क्रिकेट प्रेमियों को उम्मीद है कि इस बार विश्व कप तो हमारा ही है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक छुपा रुस्तम है। आपने देखा होगा कि शुरू के मैच हारने के बाद जो है, 2 मैच हारने के बाद, ऐसा विश्व कप में बहुत कम होता है कि ऑस्ट्रेलिया लगातार 2 मैच हार जाए और उसके बाद वो कमबैक करे। मतलब उसने कमबैक किया है तो उसको कमता रखना निश्चित रूप से भूल होगी। तो उसमें ऐसा नहीं है कि राहुल द्रविड़ या रोहित शर्मा हम लोगों से कम जानकार हैं, या सचिन तेंदुलकर, रवि शास्त्री, और तमाम लोग जो भारतीय क्रिकेट टीम के साथ जुड़े हुए हैं, कपिल पाजी हैं, सबने सलाह दी होगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन एक आम राय जो बन रही है, जो मैं देख रहा हूँ, या जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने परफॉर्म किया सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका के स्पिनर्स के खिलाफ जिस तरह से परफॉर्म किया उसके बैट्समैन ने ऑस्ट्रेलिया के, तो उससे मुझे लगता है कि भारतीय टीम में एक अतिरिक्त स्पिन गेंदबाज होना ज़रूरी है। आप देखा होगा आपने कि शमसी और केशव महाराज की गेंदों पर किस तरह से जो है ग्लेन मैक्सवेल, आपने देखा होगा कि अफगानिस्तान के खिलाफ अकेले दम पे उसने मैच जिता दिया, लेकिन इस मैच में वो कुछ नहीं कर पाए। तो ऑस्ट्रेलिया संघर्ष कर रहा था, मतलब ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज जो है साउथ अफ्रीका के खिलाफ संघर्ष करते थे। अगर साउथ अफ्रीका सिर्फ 213 न बनाया होता, अगर उसके पास 250 रन होते, 250 या 250 से ऊपर रन होते, तो मैच का नतीजा कुछ और भी हो सकता था। जिस हिसाब से साउथ अफ्रीका के बॉलरों ने अपनी टीम की वापसी कराई मैच में, तो ये देखते हुए मुझे लगता है कि भारतीय टीम में एक परिवर्तन होना चाहिए। वैसे तो पूरी टीम ने बहुत अच्छा खेला है शुरू से लेकर अब तक, लेकिन एक परिवर्तन होना चाहिए, और वो परिवर्तन ये है कि एक स्पिनर को मौका देना चाहिए। और चूँकि आर अश्विन लेग स्पिनर हैं और लेग स्पिन जो है वो कमज़ोरी है ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों की, तो आर अश्विन को शामिल करना चाहिए निश्चित रूप से। और आर अश्विन जो है वो पहले मैच में खेले भी थे, जिसमें 34 रन देकर उन्होंने 1 विकेट लिया था। इसके अलावा जडेजा जी ने 2 विकेट लिए थे, कुलदीप यादव ने 2 विकेट लिए थे ऑस्ट्रेलिया के साथ जो भारत का मैच हुआ था। तो कुल 6 विकेट स्पिनरों ने लिए थे। तो जाहिर इसका मतलब है कि ऑस्ट्रेलियाई जो है वो स्पिन गेंदबाजी के आगे बहुत मतलब कॉन्फिडेंट नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि अगर आर अश्विन को खिलाते हैं, गोली फेंकते हैं आर अश्विन, कुलदीप यादव भी चाइनामैन फेंकते हैं, तो हटाया किसको जाए, रिप्लेस किसको किया जाए? कुछ लोग कह रहे हैं मोहम्मद सिराज से, कुछ लोग कह रहे हैं कि सूर्य कुमार यादव से। मेरे ख्याल से सिराज को हटाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि हमें ऑस्ट्रेलिया, अगर हम मान लीजिए 250 या अगर हम टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हैं और 250 या 300 रन बना लेते हैं, तो उसको डिफेंड करने के लिए 6 स्पेशलिस्ट बॉलर ज़रूरी हैं। तो उस स्थिति में हमें एक बल्लेबाज को कम करना होगा, और अगर बल्लेबाज को कम करना है तो मुझे लगता है कि सूर्य कुमार यादव को मेरे ख्याल से इस बार बाहर बैठना पड़ सकता है और उनकी जगह आर अश्विन को शामिल किया जा सकता है। सिराज को हटाना मेरे ख्याल से बुद्धिमत्ता नहीं होगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को कम पे रोकने के लिए, अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करता है तो भी उसको 250 या 300 के अंदर रोकने के लिए आपको 6 गेंदबाजों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर मान लीजिए कोई एक गेंदबाज नहीं चलता है तो उसमें भी फ़ायदा है। और अगर आप पहले बैटिंग करते हैं और आप खुदा न खास्ता 400 रन नहीं बना सकते, आपने 250 और 300 के बीच में स्कोर खड़ा किया है, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज अगर जिस तरह से न्यूजीलैंड के बल्लेबाज जम गए थे उस तरह से अगर जमना शुरू हो गए, तो आपके पास एक एक्स्ट्रा बॉलर और एक खासकर वो स्पिन बॉलर होना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि आर अश्विन को खेलना चाहिए इस मैच में सूर्य कुमार यादव की जगह,
और चूंकि हमारे जो बैट्समैन हैं रोहित शर्मा, ये वो बहुत ही अच्छी कप्तानी कर रहे हैं, बहुत ही शानदार कप्तानी की है उन्होंने अब तक, और टीम के लिए खेला उन्होंने, टीम को एक बेहतर स्टार्ट दिया है ऑलमोस्ट हर मैच में उन्होंने। और इस मैच में भी मुझे लगता है कि अगर वो पहले बैटिंग करें या बाद में लक्ष्य का पीछा करने उतरे, तब भी जो है वो अच्छा एक स्टार्ट दे सकते हैं भारतीय टीम को। और उसके बाद हमारे शुभमन गिल दूसरे ओपनर जो हैं वो भी अच्छा खेल रहे हैं। सेकंड नंबर पर विराट की तो कहना ही क्या, विराट कोहली का। थर्ड नंबर पर श्रेयस अय्यर का कमाल आपने देखा, पिछले 2 मैचों में 2 शतक वो लगा चुके हैं। केएल राहुल जो है मिस्टर डिपेंडेबल के रूप में उभर रहे हैं। और उसके बाद हमारे सर जडेजा हैं। तो 6 नंबर तक हमारी बल्लेबाजी है। जडेजा भी बल्लेबाजी करने में ठीक ठाक हैं, बढ़िया ऑलराउंडर हैं वो। तो मेरे ख्याल से अगर शुरू के 1-2 बैट्समैन नहीं भी चल पाते हैं, मान लीजिए कोई भी, तो भी हमारे पास बैटिंग लाइन इतनी ऐसी है जो 250 से 300 का स्कोर खड़ा कर सकती है। या अगर उसे 250 या 300 के बीच के स्कोर को क्या लक्ष्य का पीछा करना है तो वो पीछा भी कर सकती है। तो इसलिए सूर्य कुमार को नहीं रखने से मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। लेकिन हमारे पास बॉलर जरूर होना चाहिए ताकि जो स्कोर हम खड़ा कर सकें उसको डिफेंड करने के लिए, और साथ ही साथ अगर ऑस्ट्रेलिया लक्ष्य का पीछा करती है तो उसे रोकने के लिए। बहरहाल देखना ये दिलचस्प होगा। सुनने में ये भी आया है कि कल जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम पे जो हमारी भारतीय टीम पहुंची थी, तो कल प्रैक्टिस जो था वो ऑप्शनल था, लेकिन 4-5 खिलाड़ी जो है वहाँ गए थे, पेपर में निकला हुआ है। तो देखते हैं क्या लिखा है पेपर में, तो उसके बारे में। तो वहाँ पर देखा गया कि अश्विन ने जो है वो काफ़ी जो है वो प्रैक्टिस वगैरह की है, बॉलिंग भी किया उन्होंने और बैटिंग भी किया उन्होंने। तो इसका मतलब संकेत ये लग रहे हैं कि हो सकता है कि अश्विन को खिलाया जाए। अब किसकी जगह खिलाया जाता है ये देखने वाली बात होगी। 20 साल बाद बदल चुका है सब कुछ, ये जागरण का ये है, आप देख सकते हैं कि स्पोर्ट्स पेज पे। तो अब इसमें देखिए क्या लगता है। रैना का बयान छपा है इस अखबार में, जिसमें रैना ने कहा कि साहब जो है वो श्रेयस अय्यर होंगे एक्स फैक्टर। नो डाउट, कौन सा हीरा किस खदान से निकल जाए। श्रेयस अय्यर ने जो बैटिंग की है पिछले 2 मैचों में, एक समय ऐसा आया था कि श्रेयस अय्यर को ठीक शमी की तरह जो है 4 मैचों में नहीं खिलाया गया शमी को। हार्दिक पांड्या चोटिल हुए, उसके बाद शमी आए और शमी ने समा बदल दिया, आपने देखा ही। तो श्रेयस अय्यर ने भी जो है शुरू के मैचों में जो है शॉर्ट गेंदों पर वो आउट हो रहे थे, तो उनकी आलोचना होने लगी। उनसे कहा गया, लोग कहने लगे कि भाई ये खेल नहीं पा रहे हैं ठीक से शॉर्ट गेंदों को, इनकी जगह जो है किसी दूसरे को मौका दिया जाए, शार्दुल ठाकुर को दिया जाए या किसी और को दिया जाए। तो उसके बाद पिछले 2 मैचों में श्रेयस अय्यर ने कहानी बदल दी। आपने लिखा होगा लगातार 2 मैचों में 2 शतक मारा है उन्होंने। तो अब रैना जो है, सुरेश रैना हमारे, वो खुलकर सामने आए हैं श्रेयस अय्यर के लिए, और उनका कहना है कि भारत के लिए श्रेयस अय्यर होंगे एक्स फैक्टर। तो क्या कहते हैं, अब वो कहते हैं कि इस टीम में जो एक्स फैक्टर खिलाड़ी है वह है श्रेयस अय्यर। वह सीधे बल्ले से बल्लेबाजी कर रहे हैं, लगातार 2 शतक लगा चुके हैं, बड़े अच्छे जोन में बल्लेबाजी कर रहे हैं। फाइनल में अगर उनको मौका मिलेगा तो वह फिर करके दिखाएंगे। वह काफ़ी आक्रामक होकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, वह स्पिन बहुत अच्छी खेलते हैं, खड़े खड़े छक्के लगा रहे हैं। अहमदाबाद में काफ़ी रन बनेंगे और ये मैदान उन्हें काफ़ी भाएगा। तो इस पर भी पूछा गया सुरेश रैना से कि श्रेयस 60 गेंदों पर जूझते दिखे हैं, आपके लिए भी ऐसा कहा जाता है? तो रैना का जवाब सुनिए आप लोग। मैं इसे श्रेयस की कमज़ोरी नहीं कहूँगा, वह एक प्रयास होता है। कभी गेंद हाथ में चली जाती है तो कभी छक्का लग जाता है। बिल्कुल ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज उन्हें 60 गेंद करेंगे, लेकिन श्रेयस ने पिछले मैचों में इस पर काम किया है। मुझे लगता है कि इतना फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि वह अच्छे जोन में है, वह 4 नंबर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इसका मतलब है कि उसे बल्लेबाजी के लिए 30 से 35 ओवर मिलेंगे। तो अगर वह कुछ डॉट गेंद भी खेलते हैं तो बाद में वो उसे कवर कर सकते हैं। तो श्रेयस अय्यर को लेकर जो है एक बड़ा वो है, उत्सुकता है कि फाइनल में वो अपनी स्पिरिट बरकरार रख पाते हैं कि नहीं। और इस अखबार में ये भी लिखा है कि फुल हाउस धमाकेदार होगा फाइनल, ये भी इसके बारे में बताते हैं आपको। लेकिन उसके पहले ज़रा सा वो अश्विन के बारे में आपको मैं थोड़ा सा, इस अखबार में छपा है तो थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्या किया अश्विन ने कल वहाँ पे। तो
फाइनल में भारत देगा गुगली, यानी अश्विन के बारे में छपा है ये कि अश्विन खेलेंगे या नहीं खेल सकेंगे, खेल सकते हैं, संभावना जताई गई है। 156 विकेट हैं रविचंद्रन अश्विन के नाम। 116 वनडे में उनकी इकोनॉमी 4.93 की रही है वनडे कैरियर में। 4 विकेट लिए थे, 49 रन देकर यजवेंद्र चहल ने 2022 में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वेस्ट इंडीज के खिलाफ। यह इस मैदान पर किसी स्पिनर का वनडे में सर्वश्रेष्ठ विश्लेषण है। 4 विकेट लिया था 2022 में यजवेंद्र चहल ने। यजवेंद्र चहल इस समय टीम में शामिल नहीं है, हालांकि कल वो थे वहाँ जिस दिन मैच हुआ था वहाँ ड्रेसिंग रूम में वो गए थे। तो इसमें लिखा हुआ है, थोड़ा सा मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ कि ऑप्शनल प्रैक्टिस में दिखी सक्रियता। शुक्रवार को भारतीय टीम का वैकल्पिक अभ्यास था, मतलब खिलाड़ियों को ऑप्शन दिया गया था कि वो अभ्यास करें या फिर आराम फरमाएं। होटल से स्टेडियम पहुंचने वाले खिलाड़ियों में रोहित के अलावा रोहित शर्मा यानी अपने कप्तान साहब, अश्विन, केएल राहुल, रविंद्र जडेजा, ईशान किशन, प्रसिद्ध कृष्णा शामिल हैं। अश्विन ने नेट्स पर काफ़ी सक्रियता दिखाई, उन्होंने लंबे समय तक बॉलिंग की और फिर बैटिंग का भी अभ्यास किया। तो क्या अश्विन को फाइनल में 11 में उतारा जा सकता है? अश्विन इस वर्ल्ड कप में सिर्फ पहला मैच खेले थे, जब उन्हें चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 11 में रखा गया था। स्पिनर्स की मददगार पिच पर अश्विन ने 10 ओवर में 34 रन देकर 1 विकेट लिया था और बहुत संभव है कि भारतीय टीम 3 स्पिनर्स से ऑस्ट्रेलिया को घेरने की रणनीति बनाए और अश्विन को मोहम्मद सिराज की जगह 11 में रखा जाए। कुछ इसी तरह 2011 के वर्ल्ड कप के फाइनल में हुआ था, जब श्रीसंत को शुरुआती मैच और फाइनल में खिलाया गया था। तो इसमें तो लिखा है कि सिराज की जगह, लेकिन मुझे लगता है कि सिराज के बजाय सूर्या की जगह जो है अश्विन को शामिल किया जाए। और पिच को लेकर भी तैयारी काफ़ी है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पिच वाले स्क्वायर पर 11 पट्टियां हैं, मतलब कुल यहाँ 11 पिच तैयार की जा सकती हैं। शुक्रवार को इनमें से 3 पिच को ढक कर रखा गया था। द्रविड़ के आने के बाद इन पर से पर्दा हटा। इसके बाद से जिस तरह से 7वीं पट्टी पर हैवी रोलर चलाया गया, इससे संकेत मिला है कि मैच शायद इसी पिच पर खेला जाएगा। भारी रोलर चलने से पिच की मिट्टी दबती है और ऐसे में यह फास्ट बॉलर और शॉट्स खेलने वाले बैटर्स की मदद कर सकती है। पिच के आसपास बीसीसीआई के मुख्य क्यूरेटर आशीष भौमिक और पिच कमेटी के तापस चटर्जी मौजूद थे, जिनसे द्रविड़, रोहित समेत भारतीय टीम के बैटिंग कोच विक्रम राठौर और बॉलिंग कोच पारस महाम्बरे काफ़ी देर तक चर्चा करते देखे गए। भारत न्यूजीलैंड सेमीफाइनल मैच को इस्तेमाल की गई पिच को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद ऐसा अनुमान था कि भारतीय टीम मैनेजमेंट पिच से दूरी बनाए रख सकता है। हालांकि शुक्रवार को ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और भारतीय थिंक टैंक ने पिच को अच्छी तरह समझाने के लिए ग्राउंड स्टाफ से काफ़ी देर तक और कई दौर में बातचीत की। तो ये है, फाइनल को लेके गहमागहमी शुरू हो गई है। लखनऊ में तमाम लोग तैयारी कर रहे हैं। होटल्स हैं, मॉल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, लोग व्यक्तिगत तौर पे भी तैयारी कर रहे हैं, अपना घरों को सजा रहे हैं, बड़ी बड़ी स्क्रीन के वाले टीवी खरीद रहे हैं। टीवी खूब बिका है इस वर्ल्ड कप में। तो ये है। अब एक फैक्टर इसमें और दिया हुआ है, वो है केएल फैक्टर, केएल राहुल। अब इनका देखिए 10 मैच खेला इन्होंने, इसमें 386 रन बनाए उन्होंने, 102 रन बनाए इन्होंने, एक 95 या 97 रन भी बनाया था, 97 रन मेरे ख्याल से। एवरेज इनका 77.20 है, स्ट्राइक रेट 98.72 है, 1 सेंचुरी, 150, 9 छक्के मारे इन्होंने, 37 चौके मारे हैं, 15 कैच भी पकड़ लिए हैं विकेट के पीछे और एक स्टंपिंग भी की है। तो ये है, देखिए क्या होता है। अरे एक बड़ी अच्छी खबर इसमें छपी है कि भाई फुटबॉल में भारत ने कुवैत पर सनसनीखेज जीत दर्ज की है। मनवीर सिंह के अंतिम क्षणों में किए गए गोल की मदद से भारत ने गुरुवार को 2026 फीफा विश्व कप के दूसरे दौर के क्वालिफायर मैच में कुवैत को 1-0 से पराजित कर दिया है। मनवीर ने खेल के 75वें मिनट में लालियान नुआला चांगते के क्रॉस पर एक महत्वपूर्ण गोल किया, जो आखिर में निर्णायक साबित हुआ। कुवैत को मैच के आखिरी क्षणों में 10 खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ा, क्योंकि दूसरे हाफ के इंजरी टाइम में फैसल अलहरबी को दूसरा पीला कार्ड मिलने के कारण बाहर जाना पड़ा।
2009 में कुवैत ने भारत को वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग में 9-1 से हराया था। आप सोचिए कुवैत कितनी मजबूत टीम है। तो ये थी खेल की बातें। और आज शनिवार है, आज 18 नवंबर है और आज खरना है। जी हाँ, हमारे सबसे बड़े त्यौहार छठ बिहार के लोगों के लिए आज खरना का दिन है, बेहद पवित्र दिन। हमारे व्रती भाई बहन, हमारी जो माताएं बहनें हैं वो अभी व्रत में होंगी। शाम को पूजा करने के बाद, स्नान करने के बाद आपको जो है खीर बनेगी, गुड़ की खीर शुद्ध लकड़ी के चूल्हे पर, और रोटी बनेगी। और वो रोटी जो कभी जांटे में भी पिसी होती है, अब तो खैर मिल में भी पिसाया नहीं जाता है, मिल को धोया जाता है, धुले हुए मिल से सिर्फ उस दिन जो है छठ का ही आटा पिसा जाता है, गेहूँ। तो एक रोटी बनेगी, उस पर शुद्ध देसी घी लगाएगी, भोग चढ़ेगा ईश्वर को, प्रार्थना होगी, पूजा होगी। और उसके बाद सब लोग, नाते रिश्तेदार, दोस्त यार, सब जो है व्रतियों के घर जाएंगे और प्रसाद ग्रहण करेंगे। इतना टेस्टी प्रसाद होता है ये रोटी और खीर का कि आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं तो आज मिस करूँगा, मैं लखनऊ में हूँ, लेकिन आप लोग जो भी आपके घर के आसपास अगर छठ हो रहा है और आप बिहार में हैं, तो आप निश्चित रूप से इस बेहतरीन, इस सबसे स्वादिष्ट भोजन का जो है, साल का सबसे स्वादिष्ट भोजन होता है ये। आपको बता दूं मैं, साल में हमारे यहाँ जो त्यौहार होते हैं तो तमाम तरह के आइटम बनते हैं, लेकिन छठ के खरना के दिन का जो खरना का प्रसाद होता है, रोटी और खीर, इसका कोई मुकाबला नहीं, कोई जोड़ नहीं, कोई जवाब नहीं। तो प्रणाम है छठी मैया को, और आप सबको बहुत बहुत बधाई है, छठ की शुभकामनाएं, खरना की शुभकामनाएं। आप लोग जहाँ भी हैं, अपने घर, अपने रिश्तेदारों के यहाँ, दोस्तों के यहाँ जहाँ छठ हो रहा है, ज़रूर जाइएगा, प्रसाद ज़रूर ग्रहण करिएगा। और कल जो है पहला अर्घ है और उसके बाद परसों जो है दूसरा अर्घ है। तो आज प्रसाद ग्रहण करने के बाद व्रतियों का 24 घंटे का व्रत जो है ये शुरू हो जाएगा। और आज रात भर हमारे व्रती भाई बहन जो है व्रत रहेंगे, निर्जल व्रत रहेंगे। कल दिन भर रहेंगे, परसों फिर रात भर रहेंगे। 36 घंटे का ये निर्जल व्रत होगा। आप सोच सकते हैं कि कितनी तपस्या, कितना त्याग, कितना धैर्य रखना पड़ता होगा हमारे छठ व्रतियों को। सबकी कामना पूर्ण हो, छठी मैया सबको कामना पूर्ण करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं प्रार्थना के साथ, इसी कामनाओं के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूं। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।